हेलो एवरीवन। तो अब हम जो नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डायनामिक्स, और इसके अंदर जो टॉपिक वो हम पढ़ेंगे वो है मोशन इन इलास्टिक स्ट्रिंग्स, मतलब प्रत्यास्थ डोरियों में गति। ठीक है, तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रत्यास्थ डोरियों में गति। सबसे पहले आप देखिए प्रत्यास्थ डोरी क्या होती है। प्रत्यास्थ डोरी ऐसी स्ट्रिंग्स होती हैं जो प्रत्यास्थता का पालन करती हैं, मतलब वो यदि हम उनको स्ट्रेच करें तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाए। मतलब जैसे हम रबड़ होती है तो उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो वापस अपने आप अपनी पोजीशन में आती है, तो हम प्रत्यास्थ डोरियों में गति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि जैसे हम किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं तो वो अपनी प्रारंभिक पोजीशन में वापस आने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उस रस्सी में एक टेंशन फोर्स या फिर तनाव फोर्स जनरेट होता है, और उस तनाव फोर्स को हम जो गति होती है वो इस तनाव फोर्स के कारण ही उनमें गति होती है। जैसे स्ट्रिंग्स को खींचते हैं तो वापस अपनी पोजीशन पे आती है, तो उस तनाव फोर्स या टेंशन फोर्स के कारण ही वो अपनी पोजीशन को लेती है। तो हम यदि उस तनाव फोर्स या टेंशन फोर्स को यदि हम लेते हैं तो उस टेंशन फोर्स को यदि हम लेते हैं तो जिस नियम का पालन करता है, ये जिस रूल को फॉलो करता है उसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक का नियम, प्रत्यास्थता का नियम जो हुक्स का नियम कहलाता है वो उसको फॉलो करता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, हुक्स का नियम क्या कहता है कि यदि किसी हम स्ट्रिंग प्रत्यास्थ इलास्टिक स्ट्रिंग को यदि हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसके अंदर जो टेंशन फोर्स जो जनरेट होता है वो जो टेंशन फोर्स होता है वो उसकी प्रति एकांक लंबाई में जो वृद्धि होती है उसके समानुपाती होता है। इसका मतलब जो टेंशन फोर्स टी है वो किसके समानुपाती होता है, उसके अंदर जो वृद्धि हुई है, मान लेते हैं कि उसके अंदर वृद्धि हुई है x। जैसे हमारे भी ये स्ट्रिंग है, इसकी लंबाई थी l, और यदि हमने इसको स्ट्रेच कर दिया तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी l प्लस एक्स। मान लेते हैं कि ये थी a और b, और नई लंबाई होगी a और b, यहाँ पे आ गई। तो ये स्ट्रेच हो गए, l से l प्लस एक्स हो गई, तो इसमें वृद्धि कितने की x डिस्टेंस की वृद्धि होगी। तो उसके अंदर जो टेंशन फोर्स होता है वो प्रति एकांक लंबाई में वृद्धि के समानुपाती होता है, मतलब जो लंबाई में वृद्धि हुई है डिवाइडेड बाई जो उसकी प्रारंभिक लंबाई थी। तो यहाँ से प्रारंभिक लंबाई उसकी l थी, तो टेंशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x अपॉन l। तो यहाँ से टेंशन फोर्स क्या आ जाएगा, टेंशन फोर्स आ जाएगा इक्वल टू लैम्डा x अपॉन l। तो ये क्या होता है, प्रत्यास्थ डोरियों के अंदर जो तनाव होता है वो इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है, जहाँ पे x है उसकी लंबाई में वृद्धि, l है उसकी प्रारंभिक लंबाई, लैम्डा है प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो ये प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो किसी भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो पदार्थ किस प्रकार से है, वो कितना इलास्टिक है या अनइलास्टिक है। ठीक है, तो यहाँ से टेंशन फोर्स का ये फॉर्मूला दिया जाता है। अब हम यदि प्रत्यास्थ डोरी में गति का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट केस आता है वो है केस फर्स्ट है, जिसके अंदर हमारे पास एक प्रत्यास्थ डोरी है जो कि क्षैतिज रूप से रखी हुई है, हॉरिजॉन्टली जो रखी हुई है उसमें गति का अध्ययन करते हैं। तो वो फर्स्ट में आती है कि हमारे पास ये मान लेते हैं कि एक डोरी है जिसको हमने नाम दिया O से A तक, ये उसकी सामान्य लंबाई है जिसको हमने नाम दिया OA। तो इस सामान्य लंबाई के अंदर यदि कोई डोरी है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी गति का अध्ययन करते हैं। तो हमने क्या किया है, इस O बिंदु पर तो उसको फिक्स कर दिया है। तो ये तो O बिंदु फिक्स है, यहाँ पे बंधी हुई है डोरी, और जो दूसरा सिरा है वो है A बिंदु पे, और हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस पे हमने एक m द्रव्यमान का एक छोटा सा पिंड इस पे अटैच कर दिया। अब हम इसकी गति का अध्ययन कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि हमने इस जो लंबाई है इसकी, तो इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रेच करके इस बिंदु को हमने कहाँ पे लेके आ गए हैं, इसको स्ट्रेच करके हम लेके आ गए हैं जिसको हमने नाम दिया है बिंदु B। ठीक है, हमने क्या किया, A से B तक इसको स्ट्रेच कर दिया है, ये हमारी नई पोजीशन आ गई। तो हमने खींच के यहाँ से इसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो जैसे हम खींचे के यहाँ छोड़ेंगे तो इसके अंदर जो टेंशन फोर्स को वापस अपनी तरफ ले आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से पिंड यहाँ पे जाके वापस यहाँ पे आएगा, फिर कुछ दूरी यहाँ पे तय करेगा, फिर वापस खींचेगा और यहाँ पे आके फिर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये तो प्रारंभिक पोजीशन है, ये खींचने के बाद पोजीशन है, और जब ये खींचने के बाद में वापस जब ये अपनी पोजीशन पे इधर आएगा तो इधर आके ये A डैश लंबाई तक फिर
गति करेगा, फिर वापस खींचना स्टार्ट होके ये जाएगा बी डैश तक। ठीक है, हमने ऐसे 4 बिंदु निर्धारित कर दिए, एक है ए, एक है बी, एक है ए डैश और एक बी डैश, 4 बिंदु हो गए। अब हम इसकी गति का अध्ययन करते हैं तो हम मान लेते हैं कि किसी समय टी पर ये जो बिंदु है वो उसकी स्थिति क्या है। तो मान लेते हैं कि किसी समय टी पर इस बिंदु की पोजीशन है P और इसकी जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं x। ये जो दूरी है ये है x, जो कि हमने कहाँ से नापी है, बिंदु A से नापी है। और यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो हमारी है लंबाई, उसकी लंबाई है L, ये लंबाई है L, ये लंबाई है L और ये लंबाई है x। और हमने क्या किया, इसको जो B बिंदु से छोड़ा था तो B बिंदु की लंबाई है B, ये हमारी लंबाई है B। अब जैसे हम किसी बिंदु x पे इसकी गति का अध्ययन करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यदि ये जो कण होगा बिंदु P पे है तो एक ही बल जो खींचेगा इसको इस साइड में खींचेगा, तनाव बल वो T होगा और T जो तनाव बल किस तरफ खींचेगा वो उसको प्रारंभिक पोजीशन पे लेके आने के लिए खींचेगा। तो इसमें एक ही बल होगा। तो यदि हम इसकी गति का समीकरण लिखते हैं तो गति का समीकरण कैसे लिखेंगे कि कण पर आरोपित बल, कण पर आरोपित जो बल है वो एक ही है T, है ना। और क्योंकि हमने दूरी नापी है x ऐसे और बल लग रहा है लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट, तो ये होगा -t। माइनस इसलिए आया है क्योंकि जो कण की जो x डिस्टेंस हमने यहाँ से नाप के यहाँ पे x में गए और जो बल लग रहा है वो इधर डायरेक्शन में है। तो यहाँ से कण पर आरोपित बल क्या होगा, बल का क्या फॉर्मूला होता है, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया द्रव्यमान हो गया m और त्वरण को हमने लिख दिया d²x/dt²। तो ये जो आरोपित बल है वो किसके बराबर दिया हुआ हमको, -t के बराबर। और यहाँ से देखिए हमने जस्ट अभी बताया था हुक्स लॉ से हम जो किसी कण पे आरोपित बल होता है वो उसको मतलब किसी स्ट्रिंग के अंदर जो तनाव बल उत्पन्न होता है वो क्या होता है, मैंने भी बताया था कि वो होता है λ(x/L), जहाँ पे x है उसमें स्ट्रिंग में जो वृद्धि होती है। इसको हम कैसे ले सकते हैं, λ(x) प्रारंभिक स्थिति उसकी L, ये उसकी गति का समीकरण हो गया। तो यहाँ से अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d²x/dt² -λ (mL)x। ये हमारी गति का समीकरण बन गया। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है x में, ठीक है। तो यहाँ पे इसे डबल डेरिवेटिव, ये हमारे λ(x) के बराबर हो गए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है, और यदि सरल आवर्त गति के जो समीकरण होता है, जो SHM होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी जो गति का समीकरण होता है इस प्रकार से होता है d²x/dt² -μx। ये जो समीकरण होता है ये होता है सरल आवर्त गति का। तो इसकी तुलना यदि हम इससे करते हैं तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी λ/mL। तो यहाँ से ये एक समीकरण हो गया सरल आवर्त गति का। और सरल आवर्त गति का जो सॉरी ये μ² होता है ना, हाँ μ² होता है, ये μ² होता है। और यहाँ से जो इसका गति का समीकरण का जो आवर्तकाल होगा, मतलब क्योंकि ये कण SHM करेगा, सरल आवर्त गति करेगा, तो सरल आवर्त गति का जो आवर्तकाल होता है t, वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो t दिया जाता है 2π/μ के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पे μ² की वैल्यू ये है। तो यदि कण इस समीकरण से यदि सरल आवर्त गति करेगा तो उसका जो आवर्तकाल हो जाएगा t हो जाएगा 2π/√π/mL, ये हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हमारे सरल आवर्त गति का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये गति कहाँ से कहाँ तक है, ओनली ये जो यदि ये वो कण P बिंदु पे है तब उसकी गति इस प्रकार सरल आवर्त गति होगी। अब हम देखें अलग अलग केस लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अब जो इसकी गति को हम डिवाइड करते हैं कई हिस्सों के अंदर, तो यहाँ से ये हो जाएगा। और यदि हम वेग निकालना चाहें तो यहाँ से इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करके हमको किसी बिंदु पे हम वेग भी निकाल सकते हैं। वेग कैसे निकालेंगे, तो यदि इस पूरे समीकरण को हम मल्टीप्लाई कर दें, इस समीकरण को हम मल्टीप्लाई कर दें 2, तो यदि इसको मल्टीप्लाई कर दें हम इस समीकरण को, तो हो जाएगा 2dx/dt से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2dx/dt इंटू d²x/dt² इक्वल टू -λ (mL) इंटू dx
dx/dt। हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को dx/dt से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे फ़र्क क्या होगा, देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d/dt ऑफ dx/dt का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा और फिर सेकंड में ये आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा हमारा माइनस लेमडा ml इंटू एक्स dx/dt। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों साइड इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, मैं देखो मैं लिख देता हूँ वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू dx/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, समाकलन कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस लेमडा ml, और यहाँ से x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास ये समीकरण आ गया। तो dx/dt क्या होता है, वेग का समीकरण होता है। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेमडा ml एक्स स्क्वायर प्लस c। तो हमारे ये समीकरण आ गया किसी भी इस कण के गति करते हुए कण का किसी बिंदु पर वेग इस समीकरण के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अलग अलग केस लेके देखते हैं यहाँ से कि यदि इस कांस्टेंट का मान निकालें तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे। यदि हम देखते हैं कि यदि बिंदु B पे है ये कण, ठीक है, यदि ये कण बिंदु B पे है तो यहाँ तक खींचा है हमने, तो यहाँ पे बिंदु B पे मतलब क्या हो गया, t इक्वल टू 0 से हमने गति स्टार्ट की इसकी। तो यहाँ से हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू 0 पे, मतलब प्रारंभिक स्थिति में t इक्वल टू 0 पे इसका जो x था, x की वैल्यू क्या है b, क्योंकि हमें देखते हैं जैसे b पे ये यहाँ से दूरी नापना स्टार्ट किया तो ये b पे दूरी b हो जाएगी, तो x की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे b। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेमडा ml इंटू एक्स वैल्यू यदि b रखेंगे तो b स्क्वायर प्लस c, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि b पे क्या है, इसका वेग क्या है 0। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू लेमडा b स्क्वायर अपॉन ml। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट था उस कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं c। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, v स्क्वायर बराबर माइनस लेमडा ml एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा b स्क्वायर ml। तो ये जो समीकरण है ये समीकरण होगा हमारे इस कण की गति का समीकरण, जहाँ पे हम किसी भी पॉइंट पे इसका वेग निकाल सकते हैं। तो ये इस कण की गति का समीकरण होगा। अब इसकी कण की गति को देखते हैं हम, तो इसकी कण की गति 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मैं ये जो वेग का समीकरण है, इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे गति का वेग का समीकरण आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेमडा ml एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा b स्क्वायर अपॉन ml। ये तो हो जाएगा वेग का समीकरण। अब हम देखते हैं कि इसके कण की गति जो होगी वो किस प्रकार से होगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से कैलकुलेशन करके वेग निकाल लिया है। अब हम देखते हैं अब देखो यहाँ से एक कंडीशन हम और लिख सकते हैं कि यदि कण बी पर है तब तक हमने वेग का समीकरण निकाल लिया। यदि कण ए बिंदु पे है, ए बिंदु क्या है, इस कण की वास्तविक मतलब इस रस्सी की वास्तविक लंबाई है, तो वास्तविक लंबाई पे उस रस्सी में कोई भी तनाव बल उत्पन्न नहीं होगा। तो हम यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं कि जब यहाँ से हम एक और चीज लिख सकते हैं कि जब x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से इस गति का समीकरण क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसको ये क्या होता है त्वरण, और त्वरण के 0 मतलब वेग क्या हो गया, वेग कांस्टेंट हो जाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि जब कण यहाँ से छोड़ेंगे इसको तो वो खींच के वापस खींचेगा, कम होता जाएगा। जैसे ए पे आएगा, ए पे आती है हमारे पास क्या हो जाएगा, ए पे आती है एक्स की 0 हो जाएगी और वेग कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जब कण यहाँ से गति करता हुआ जब ए पे आएगा तो ए के बाद जो उसका मोशन होगा यहाँ बी से ए तक, तो अब देखो यहाँ से क्या होगा कि बी से ए तक जो कण की गति होगी वो होगी सरल आवर्त गति। ठीक है, बी से ए तक तो सरल आवर्त गति हो जाएगी। उसके बाद जब ए से जब कण गति करेगा इस ए से ओ तक देखा तो हमने देखा वेग क्या है, यहाँ पे वेग इस स्थिर वेग से गति करेगा,
यहाँ से हमने एक कंडीशन और पता चल गई। उसके बाद में जब कण ए से ओ तक गति करता जाएगा, फिर यहाँ पे मूल बिंदु पे आ जाएगा अपने प्रारंभिक स्थिति, तब भी रस्सी में कोई तनाव नहीं होगा। फिर वापस गति करता हुआ ओ से ए डैश पे जाएगा, ओ से ए डैश पे जाएगा, तब भी उसका वेग स्थिर रहेगा, वेग स्थिर रहेगा। अब जैसे ही वो ए डैश के बाहर जाएगा, ए डैश के बाहर जाएगा तो उस रस्सी तो इतनी थी, लेकिन ए डैश के बाद जाने से रस्सी में फिर उसके अंदर क्या होगा, एक तनाव बल उत्पन्न होगा जो उसको वापस उस साइड लेके जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश, यदि हम ए डैश तक तो हमने गति कर ली है, ए डैश से बी डैश की गति हम देखते हैं। ए डैश से बी डैश में जाएंगे तो गति फिर क्या गति करेगा, वो होगा सरल आवर्त गति। कण की गति फिर से क्या हो जाएगी, सरल आवर्त गति। और फिर बी डैश से फिर वापस यहाँ पे आके जब खिंचता जाएगा यहाँ तक आएगा, फिर वेग शून्य हो जाएगा उसका, फिर शून्य होके फिर वापस बल उसको वापस खींचेगा, तो वापस फिर कण कहाँ जाएगा, बी डैश से ए डैश में, फिर बी डैश से ए डैश के अंदर जाएगा, तो वापस कण की क्या गति होगी, बी डैश से ए डैश के अंदर वापस सरल आवर्त गति हो जाएगी। और जो सरल आवर्त गति होगी, यहाँ पे जो सरल आवर्त गति हो रही है उसके लिए जो समीकरण है वो ये है, ठीक है। बी डैश ए डैश पे आ गए, फिर वापस ए डैश से वापस जब 0 पे जाएगा, ए डैश से जब 0 पे जाएगा तो एक समान वेग से जाएगा, और उसका समीकरण होगा ये समान वेग से। और यहाँ पे वेग का समीकरण ये भी है, और यहाँ से वेग का हम यहाँ से एक समान वेग से गति जाएगा। और फिर जब ए डैश से जाएगा, ए डैश से 0 तक जाएगा, ठीक है, उससे ए डैश से 0 तक जाएगा, फिर ए डैश से ओ तक जाएगा, फिर ओ से यदि हम ओ से फिर यदि ए पे जाएगा खींच के वापस, तो वापस क्या होगा, एक समान वेग से गति। और उसके बाद ओ से वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति, ओ से फिर जाएगा ए से बी तक। ए से बी तक की बात करेंगे तो पुनः क्या होगी, SHM या सरल आवर्त गति होगी। तो हमने यहाँ से देखा कि हमने स्टार्ट किया बी से, और बी से स्टार्ट किया और लास्ट में बी तक, मतलब एक जो सरल कण की गति का पूरा एक चक्कर का अध्ययन कर लिया। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, फिर वापस यहाँ से यहाँ, तो बी से स्टार्ट होगा बी तक जो गति है वो कण की गति इस प्रकार से हुई है। तो इस गति एक चक्कर के अंदर इस प्रकार की सारी गति कण करेगा। तो यहाँ से जो गति हुई है तो उस पूरे समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ पे सरल आवर्त गति हुई है और वेग जो स्थिर वेग है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से वेग का समीकरण ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब गति हुई है, तो अब यदि हम अब यदि इस पूरे जो गति का यदि हम आवर्तकाल निकालें कि पूरा इसमें कितना टाइम लगेगा कण को, तो कण को हम देखते हैं कि यहाँ से कण को बी डैश से बी तथा कण का बी से बी डैश तथा बी डैश से बी तक का समय की बात करें, तो यहाँ से देखो बी से ए तक तो क्या है, सरल आवर्त गति, फिर ए से बी डैश ये भी सरल आवर्त गति है, फिर बी डैश से ए भी सरल आवर्त गति है, और यहाँ से तो इस पूरे चक्कर के अंदर 4 जगह उसने क्या किए हैं, सरल आवर्त गति का वो किया है, तो सरल आवर्त गति की है। तो यहाँ से हमने जो उसका हम आवर्तकाल लिखा था मैंने यहाँ से, तो 4 बार इसने सरल आवर्त गति की, तो 4 बार जो टाइम आएगा तो वो होगा हमारा टाइम पीरियड निकाला था, तो एक साइकिल का जो टाइम पीरियड निकला था वो टी कितना निकला था, 2 पाई अंडर रूट लैम्डा अपॉन ml। ये तो था सरल आवर्त, इस पूरे चक्कर में जितनी सरल आवर्त गति का आवर्तकाल तो इतना हो गया। अब इसने 4 जगह तो सरल आवर्त गति की है, और बाकी जो 4 जगह है वो क्या है, एक समान वेग से गति की। तो उस एक समान वेग से गति की है, तो उस एक समान वेग में जो टाइम लगेगा वो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, ये तो सरल आवर्त गति का टाइम हो गया, और जो बिल्कुल एक समान वेग से गति है उसका आवर्तकाल हम निकालेंगे। तो क्योंकि उसने कहाँ से कहाँ तक गति की है, ए से ओ तक, ओ से ए डैश तक, ए डैश से ओ तक, और ओ से ए डैश तक, जहाँ पे इस दूरी के अंदर इसने
एक समान वेग से गति है, तो कुल लंबाई l है, तो ये भी l हो जाएगी, फिर वापस आएगा तो वापस l, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी तो यहाँ से 4l हो गई, ठीक है। और यदि हम चाल की बात करें कि इसमें जो एक समान जो वेग से गति की है, तो उसकी जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी, यहाँ से हम देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि एक समान गति से चाल हो जाएगी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यदि x की वैल्यू 0 रख दे तो v का मान क्या आ जाएगा, लैम्डा, तो यहाँ से जो वेग निकल के आ जाएगा जिस वेग से गति करते तो वहाँ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें यदि x की वैल्यू 0 रख दे तो यहाँ से एक समान वेग आ जाएगा, तो v का मान क्या आ जाएगा, लैम्डा b स्क्वायर अपॉन ml इसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट लैम्डा अपॉन ml प्लस 4l अपॉन b अंडर रूट लैम्डा अपॉन लैम्डा अपॉन ml। तो यहाँ से ये टोटल टाइम पीरियड आ गया हमारे पास, इस पूरे जो गति का जो समय आ जाएगा वो यहाँ से आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो जो फॉर्मूले जिस प्रकार से गति के उसी प्रकार से सारे एग्जाम्पल भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हुए जाएंगे। अब हमारा जो सेकंड केस आता है वो है ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ। अभी तक में जो फर्स्ट केस देखा उसमें क्या क्षैतिज में गति होती है किसी इलास्टिक स्ट्रिंग की, अब जो गति हो रही है वो वर्टिकल के अंदर हो रही है, तो वर्टिकली इसके अंदर हो रही है। तो अब हम इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमने एक स्ट्रिंग ली है जो कि यहाँ पे O बिंदु पे है, फिक्स है, ये तो है फिक्स, ये तो है फिक्स, यहाँ पे सिंपल एक डोरी लटकी हुई है, तो उसकी लंबाई हमने यहाँ पे ली है वो है L, ठीक है। यहाँ से एक लंबाई ले ली, ये तो है डोरी की लंबाई L, और इस बिंदु को हमने नाम दिया है बिंदु A और इसको नाम दिया हमने बिंदु B। अब यदि हम क्या करते हैं, इस डोरी के अंदर एक m द्रव्यमान का पिंड लटका देते हैं, कहाँ पे, बिंदु B पे। जैसे हम बिंदु B पे m द्रव्यमान का पिंड लटकाएंगे तो ये जो डोरी है वो खींच के कहाँ से कहाँ आ जाएगी, ये थोड़ी सी खिंच जाएगी। तो हमने जो B बिंदु है वो यहाँ पे नाम दे दिया इसको, ये तो बिंदु B, और ये खींच के नया बिंदु पे आ गई, इसको हमने नाम दिया O, ये तो O हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक m द्रव्यमान का पिंड लटका हुआ है, तो जैसे m द्रव्यमान का पिंड लटका तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करेगा, तो यहाँ से हमने दे दी किस पे कौन सा बल कार्य कर रहा है, mg। तो अब हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि जो इलास्टिक डोरी उसका कोई द्रव्यमान नहीं, उसको नगण्य द्रव्यमान मान के चलेंगे, ओनली जो द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो इस m द्रव्यमान के पिंड पे लगेगा जो कि है mg। तो ये जो l लंबाई की थी वो अब कुछ लंबाई के अंदर वृद्धि होगी, तो हमने मान लेते हैं कि उसके अंदर जो वृद्धि हुई है वो कितनी लंबाई, b जो लेंथ है वो इसकी b के अंदर इतनी वृद्धि हो गई इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि जब खिंच के इतने यहाँ पे रुक जाएगी तो इसके अंदर रस्सी के अंदर जो खिंचाव होगा उससे एक बल टेंशन बल ऊपर की ओर कार्यरत होगा, जिसको हमने नाम दिया टी नॉट। टी नॉट का मतलब है कि जब पिंड लटका हुआ है तो उस टाइम साम्य अवस्था है उस पूरे सिस्टम की, और साम्य अवस्था में एक तो बल तनाव बल ऊपर काम कर रहा है और एक नीचे जो गुरुत्वाकर्षण बल वो काम कर रहा है mg। तो हम यहाँ से एक चीज़ ले सकते हैं कि साम्य अवस्था के अंदर जो तनाव बल होगा T0 वो किसके बराबर हो जाएगा, इस mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ हम यहाँ से लिख सकते हैं। फिर अब हम क्या करते हैं, जब ये कण लटका होता है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस कण को एक थोड़ा सा नीचे खींच के इसको छोड़ देते हैं। तो उस केस में क्या कंडीशन हो जाएगी, ये तो हमारा बिंदु B, ये तो है बिंदु B, ठीक है, और ये बिंदु है O। अब हमने क्या किया, इसको इतनी लंबाई पे रस्सी को खींचा और छोड़ दिया, तो हमने मान लेते हैं कि ये बिंदु C तक खींच के छोड़ा गया है इसको। और यहाँ पे हम जो और क्या नाम देते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि बिंदु P है, जहाँ पे किसी समय t पर बिंदु जो कण है वो बिंदु P पे है, और उसकी जो हमने जो दूरी है, जिस दूरी पे इसको खींचा है वो दूरी है c, स्मॉल c दूरी है, ठीक है। ये स्मॉल c कैपिटल C है। अब हम मान के चलते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है वो जो हम मान के चलते हैं किसी समय t पर इस कण की गति कर रहा है जो कण, उसकी डिस्टेंस x है O बिंदु से x दूरी पे ये कण है, ठीक है। एक चीज़ तुमको ये पता है कि साम्य अवस्था में जो तनाव बल होगा वो mg के बराबर होगा, और हमने हुक्स लॉ से भी देखा था कि हुक्स लॉ से क्या देखा था कि किसी भी रस्सी का जो तनाव बल होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है लैम्डा इंटू एक्स, जो उसके अंदर वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ इस वाले केस में वृद्धि कितनी हुई इसके अंदर, b लंबाई की, तो लैम्डा b अपॉन ओरिजिनल लंबाई थी l इक्वल टू
mg। ये तो हमारी एक समीकरण आ गई जिससे हमको पता चल जाएगा कि साम्यावस्था के अंदर क्या कंडीशन है। अब हम किसी समय t के ऊपर देखते हैं कि कण की स्थिति x है और वो बिंदु P पे है, तो हम वापस इसका गति का समीकरण लिखते हैं कि कण पे कुल आरोपित बल, कण पर आरोपित बल, किसी कण पे आरोपित बल वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ इस केस में देखो किसी कण पे एक, जब कण यहाँ पे है एक बल तो उस पर लग रहा है mg जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है, और एक बल क्या लग रहा है, रस्सियों की रस्सी खिंची हुई, तो एक बल लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में जो कि हमने नाम दिया उसको T, तनाव बल। ठीक है, तो अब हम आरोपित बल, क्योंकि अब हमने x को कैसे नापा है, नीचे की डायरेक्शन में नापा है, तो जो नीचे का बल होगा mg तो पॉजिटिव होगा और ऊपर का बल जो होगा वो क्या होगा, ऊपर का बल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और क्योंकि कण ऐसे है तो उसकी गति ऐसे है, तो यहाँ से हम आरोपित बल कौन कौन से होंगे वो हमने लिख लिए हैं। और जो आरोपित बल हो जाएंगे, एक तो mg नीचे के डायरेक्शन में, x नीचे की डायरेक्शन में, तो mg तो नीचे की डायरेक्शन में होगा माइनस, क्योंकि t ऊपर के डायरेक्शन में गति की विपरीत दिशा में, तो इसको हम कर देंगे माइनस। तो कण पे आरोपित बल क्या हो जाएंगे, mg माइनस t। ओके, अब यहाँ से हम एक चीज और लिखते हैं, क्योंकि कण पे आरोपित बल को हम कैसे ले सकते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान तो हो गया उसका m, त्वरण क्या हो जाएगा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ये हो गया कण की गति का समीकरण। यहाँ से अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू g माइनस t अपॉन m कर देते हैं, और यहाँ से ठीक है t अपॉन m कर देते हैं। अब इस t के, ये देखो ये t नॉट अलग है और ये t अलग है, t नॉट तो साम्यावस्था के अंदर जो है वो है, और ये t क्या है, ये t है इस समय पर जो t लग रहा है बल, रस्सी के अंदर तनाव बल वो है। तो इस केस में रस्सी पे तनाव बल क्या हो जाएगा, तनाव बल क्या होता है, तो इस केस के लिए t निकालेंगे, t क्या होता है लैम्डा इंटू रस्सी में जितनी लंबाई में वृद्धि हुई है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि o से कितनी वृद्धि हुई है रस्सी के अंदर, यहाँ से कितनी वृद्धि हुई है, x लंबाई की वृद्धि हुई है इसके अंदर। तो यहाँ से बल कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पहले भी इसके अंदर एक वृद्धि b थी पहले से भी, और उससे भी थोड़ी सी x और वृद्धि होगी, तो टोटल वृद्धि कितनी है किसी रस्सी के अंदर, x तो अब हुई है ये, और b पहले से है क्योंकि कण लटका हुआ है, तो x प्लस b डिवाइडेड बाई प्रारंभिक लंबाई थी उसकी l, तो ये हमारा t हो जाएगा इस केस में। t नॉट तो है साम्यावस्था के अंदर जो बल लग रहा है, और ये अब जो बल है इसके अंदर, तो यहाँ पे हम t को यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो समीकरण बन जाएगी वो मैं देखो लिख देता हूँ, वो बन जाएगी, यदि इसको m से अभी हटाऊँ तो mg इसको रखो, तो यदि ये ऐसे बन जाएगी m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी माइनस टी, और टी का मान हमारे पास ये है लेमडा अपॉन एल एक्स प्लस बी। इस वाले सिस्टम के लिए हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमको एक चीज़ और पता हुआ है कि यहाँ से कि हम लेमडा बी अपॉन एल की वैल्यू क्या रख सकते हैं, एम जी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा बी अपॉन एल माइनस, इसको यदि खोल के लिखेंगे लेमडा एक्स अपॉन एल प्लस लेमडा बी अपॉन माइनस लेमडा बी अपॉन एल इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसको यदि हम खोल के लिखा है, इस एम जी के वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ से जो समीकरण बन जाएगा फाइनल वो हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ये से इससे कैसे इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन एल। तो यहाँ से समीकरण हो जाएगा, यदि एम को इधर लेके आते हैं तो हमारे पास ये समीकरण बन जाएगा। तो ये इस समीकरण को देखते हैं तो ये भी हमारा जो समीकरण है वो क्या है, एक सरल आवर्त गति का समीकरण है। तो ठीक है, तो यहाँ से अभी यदि इसकी तुलना हम करते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स से यदि तुलना करते हैं, सॉरी म्यू स्क्वायर एक्स से तुलना करते हैं, ये एक सरलावर्त गति का समीकरण है। इसकी तुलना से करते हैं तो ये भी सरलावर्त गति का समीकरण, तो इसका जो आवर्तकाल हो जाएगा वो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट म्यू होता है, और म्यू की वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ से, तो ये हो जाएगी अंडर रूट लेमडा अपॉन एम एल, ये हो जाएगी। इस यदि कण इस समीकरण के अधीन सरलावर्त गति करता है तो उस केस में आवर्तकाल ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जैसे अब हम इसके आगे की गति का अध्ययन करते हैं, यदि हम इसको छोड़ देते हैं तो ये कण यहाँ तक जाएगा, बिंदु O तक जाएगा, बिंदु O तक जाके फिर ऊपर जब B से ऊपर जाएगा तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, रस्सी ढीली हो जाएगी। तो वहाँ से हम ध्यान देखते हैं, तो यहाँ से अब केस क्या बनता है कि
मान लेते हैं कि सरल आवर्त गति का सरल आवर्त गति का जो आयाम है, आयाम को मान लेते हैं, एम्पलीट्यूड है उसको मान लेते हैं c। ओके, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ तक कण गति यहाँ तक छोड़ा है, तो ये जो लंबाई है ये सरल आवर्त गति का आयाम हो जाएगा। ये आयाम इसी के बराबर है। तो यदि फर्स्ट केस बनता है, केस फर्स्ट, कि यदि हमारा जो आयाम है जो c है इज लेस देन b, मतलब यदि किसी इस सरल गति का जो c है वो इस जो लंबाई b से कम है, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा कण होगा वो क्या होगा, पूर्णतः सरल आवर्त गति करेगा। तो इस केस में क्या होगा, कण पूर्णतः सरल आवर्त गति करेगा और उसका जो समीकरणों का सरल आवर्त गति का ये समीकरण होगा जिसका आयाम हमको ये पता चल गया है। अब दूसरा केस, यदि हमारा जो c है वो b से बड़ा है, तो यदि देखो यदि c हमारा b से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा कि कण की जो गति होगी c, ये क्या होगी, b से बड़ा, तो कण की गति ऊपर हो जाएगी, तो कण हमेशा ऊपर की ओर गति करेगा। उस केस में देखो रस्सी हमारी ऐसे है और यदि कण ऊपर की ओर गति करे तो रस्सी के अंदर तनाव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में और जैसे ऊपर की ओर गति करेगा और जैसे इस b बिंदु को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि b तो कण की आरंभिक स्थिति थी और कण जैसे b से ऊपर जाएगा तो उसके अंदर जो रस्सी के अंदर तनाव बल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और जो कण के अभी जो कण के ऊपर T और mg लग रहे थे, b से ऊपर जाते क्या होगा, तनाव बल तो 0 हो जाएगा और कण किस प्रकार से गति करेगा, ओनली उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। b से ऊपर जाते ही तनाव बल 0 हो जाएगा, ओनली 1 बल कार्य होगा जो कि गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और वो mg नीचे की ओर गति करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, पूर्ण गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, इस केस में गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगा। इस केस में इसमें तो c लेस देन b पे पूर्णतः सरल आवर्त गति होगी और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति होगी। तो उसमें हम गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति होगी तो उसमें हम समीकरण निकाल सकते हैं। तो उसको समीकरण को हम कैसे निकालेंगे, उसको देखो हम कैसे निकालेंगे। ये तो हमारा हो गया। यदि अब हम देखते हैं कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति होगी तो उस केस में हम कैसे कण की गति को देखेंगे। ठीक है, तो उसमें अभी हमने जो इक्वेशन लिखी थी, जो हमारी इक्वेशन थी सरल आवर्त गति की, वो इक्वेशन थी लैम्डा स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन एम एल एक्स। ये हमारी अभी जो इक्वेशन थी वो यहाँ थी। और यहाँ से एक चीज़ और लिखी थी मैंने, यहाँ से एक चीज़ और यहाँ पे लिखी हुई थी कि लैम्डा बी अपॉन एल की वैल्यू लिखी हुई थी एम जी। तो यहाँ से हम देखो एक चीज़ ले सकते हैं, लैम्डा अपॉन एम, यहाँ से देखो लैम्डा यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन एम एल, लैम्डा अपॉन एम एल के लिए यहाँ से लिख सकते हैं जी अपॉन बी। यहाँ से हम देख सकते हैं जो सरल आवर्त गति के समीकरण जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस जी अपॉन बी एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ये जो सरल आवर्त गति का जो समीकरण बना है वहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2dx/dt से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा फायदा, यदि हम दोनों साइड 2dx/dt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस जी अपॉन बी इंटू 2dx/dt। तो इसको करने से देखो क्या होगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं d/dt ऑफ dx/dt का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड में जो हमारा लिखा हुआ है माइनस 2g अपॉन बी एक्स dx/dt, ये हो जाएगा। अब हम इसको दोनों साइड यदि समाकलन कर दें तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी अपॉन बी इंटू इसका x dx का समाकलन हो जाएगा स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ ये 2 आ जाएगा यहाँ से, तो
तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v, ये dx बाई dt क्या होता है, v होता है, तो v स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से हमारे पास जो समीकरण आ गया है वेग का समीकरण आ गया है, और इस वेग का समीकरण हमारे पास जो समीकरण आया है तो उसके अंदर हमको पता है कि बिंदु C से हमने छोड़ा है इसको, तो x की वैल्यू जब c है तब हमारा वेग क्या है, 0। तो यहाँ से एक कंडीशन क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू जब c है तो हमारा वेग क्या है, 0। तो यहाँ से क्या हुआ, कांस्टेंट का मान निकल जाएगा। तो कांस्टेंट का मान क्या निकल जाएगा हमारे पास, जो x की वैल्यू c रखेंगे तो यहाँ पे v का मान 0 इक्वल टू -2g/b इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, c प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c बराबर सॉरी ये c अलग चीज़ है, ये कांस्टेंट वाला इसको c1 नाम दे दो। जो कांस्टेंट c1 आया है उस c1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे c स्क्वायर आएगा, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 2gb इंटू सी स्क्वायर। ये तो c1 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारा जो समीकरण बनाया उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेग का समीकरण बनाया उसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू g/b, यहाँ से जो निकल के आया उसको लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2, ठीक है। तो वेग का जो समीकरण है वो हमारा ये समीकरण हो गया। यहाँ से जो हमने c1 का मान निकाला तो c1 को यहाँ रखेंगे, तो इससे ये जो समीकरण है ये हमारा क्या समीकरण है, वेग जो कण गति कर रहा है तो सरलार्थ गति में वेग का समीकरण है। और जब हम गुरुत्वाकर्षण वाले बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण में क्या होगा, जब बिंदु यहाँ से ऊपर चले जाएगा उस केस में हमारा वेग हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला ये तो किसके लिए है, SHM के लिए, गति करते हुए कण का वेग। अब हम यदि गुरुत्वाकर्षण करते हुए बल की गति का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या होगा, तो यदि कोई कण गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कर रहा है तो उसका वेग हम किस प्रकार से देते हैं, जो न्यूटन की गति का समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। इसका मतलब है ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। तो यहाँ से u है प्रारंभिक वेग, h है उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब ये कण गुरुत्वाकर्षण यहाँ से बिंदु स्टार्ट करेगा गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति, तो ऊपर जाएगा और जाके एक बिंदु पे क्या होगा, इसका वेग 0 हो जाएगा और फिर वापस कण नीचे गति करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो कण यहाँ पे ऊपर पहुँचा है उसकी हाइट कितनी है, कितनी ऊपर तक जाएगा, तो उस हाइट पे यदि बात करें तो उस पर तो वेग 0 हो जाएगा, और जिसका प्रारंभिक वेग होगा वो यहाँ से हम देखेंगे कि इस कण की गति यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से यहाँ तक तो सरलावर्त गति, फिर ऊपर गति करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे हम वेग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेग होगा वो मान लेते हैं कि वो जो वेग है वो बिंदु वेग मान लेते हैं कि b बिंदु पर वेग है v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि कण गति कर रहा है ऊपर की साइड है ना, तो जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी इसकी, तो हम वो जो h का मान आ जाएगा, वो h का मान आ जाएगा हमारे पास हाँ एक बार और यहाँ से, क्योंकि g है गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण नीचे की साइड लग रहा है और h कण गति ऊपर कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे लग रहा है और हाइट ऊपर जा रही है, तो यहाँ से v, तो यहाँ से h का मान क्या आ जाएगा, h इक्वल टू vb स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। और यहाँ से vb का मान निकालेंगे तो यहाँ से हम रख सकते हैं ये vb का मान क्या होगा, इस बिंदु पे वेग। तो इस बिंदु पे वेग कैसे निकालेंगे, इसमें यदि हम b रख दें तो b पे x का मान कितना हो जाएगा, b पे x का मान हो जाएगा, b पे हमारा x का मान हो जाएगा, यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से x का मान जैसे b पे निकालें तो x हमारा ऐसे ना पाओगा, तो यदि x निकालेंगे तो ये कितनी दूरी b, जैसे b का मान आ जाएगा 2gb डिवाइडेड बाई c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा vp। तो यहाँ से हम h का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2g अपॉन b इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा h, मतलब ये हो जाएगा h जब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कण गति कर रहा है तो उस h ऊंचाई तक जाएगा, उसके बाद वापस नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारी ऊंचाई की h, अधिकतम ऊंचाई। तो इस प्रकार से हम इस पूरे कण की गति का अध्ययन कर सकते हैं,
ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देख लिया है कि जो प्रत्यास्थ डोरियों के अंदर किसी कण की गति होती है तो वो दो तरह की होती है, एक क्षैतिज दिशा में, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्षैतिज दिशा में हमने देखा और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी हमने देख लिया। तो हमने यहाँ देखा कि जब कण यहाँ से यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कण सलाब गति करता जाएगा। जैसे बी तक पहुँचेगा तो क्या होगा, उसके अंदर रस्सी के अंदर तनाव 0 हो जाएगा, फिर ऊपर केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगा और यहाँ तक जाएगा h ऊंचाई तक, फिर वापस नीचे को गिरना स्टार्ट कर देगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, प्रारंभिक स्थिति में आएगा, यहाँ तक फिर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगा। उसके बाद फिर नीचे क्या होगा, रस्सी के अंदर खिंचाव आता जाएगा, तो फिर ऐसे चम करता जाएगा। तो यहाँ से ये जो समीकरण है ये सरल गति के अंदर वेग का समीकरण है। ये जो हाइट है किस हाइट तक जाएगा कण, फिर वापस नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमने दो तरह के गति देखी है। अब इस पे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों पे जो क्वेश्चन बने हैं पिछले एग्जाम में और जो भी किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।